हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित है लेकर के पोषण क्या होता है उसका पार्ट नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स तथा खनिज लवण। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोषण शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और किस तरीके से कौन से पोषक तत्व लिए जाएं जो कि हमारे शरीर को लाभ पहुंचाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि आखिर पोषक तत्व होते क्या हैं। तो पोषक तत्व ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, यहाँ पे दिया गया आपको, पोषक तत्व ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो भी हम पोषक तत्व, यानी जैसे कि जो भी भोज्य पदार्थ हो गया, जैसे कि मछली हो गया, खाना दूध हो गया, रोटी हो गया, ये सब हम जब अपने शरीर में ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं हम लोग, तो उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर ग्रोथ करता है, रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा थोड़ा बढ़ जाती है। तो वह जो हम फूड या जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, वही भोज्य पदार्थ पोषक के नाम से जाना जाता है। और मेन फंडामेंटल उसका यही होता है कि हमारे शरीर में जितने भी जैविक कार्य, जैसे कि संचालन यानी और संपादन, जो भी डाइजेशन हो रहा है, रोग से लड़ने की क्षमता है, हमारी शरीर वृद्धि कर रही है, तो ये सब क्रियाकलाप यदि हो रहा है किसी जीव के अंदर, किसी फूड को खाने से या भोज्य पदार्थ के खाने से, तो वो जो भोज्य पदार्थ होगा पोषक तत्व होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होगा। क्लियर। तो जो पोषण भोज्य के 3 उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसके 3 उद्देश्य होते हैं। भाई क्यों खाए जाते हैं यह? तो पहला टारगेट तो ये है कि भाई ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, कि हम ऊर्जा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको ऊर्जा चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको पोषक तत्व खाने चाहिए। शरीर निर्माण, यानी कि शरीर में ग्रोथ, जैसे कि बच्चा होता है तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, तो उसको बोलते हैं घर वाले कि भाई ठीक है, उसको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। तो प्रोटीन क्या है ना, हमारे शरीर को ग्रोथ करवाने में ज़्यादा मदद करता है। तो इस प्रकार से जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे शरीर के संचालन और संपादन में उपयोगिता प्रदान करते हैं। तो एंड थर्ड पार्ट आपका हो गया रोग से रक्षा, यानी कि विटामिन्स और मोटा चारा। मोटा चारा का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोटा चारा का तात्पर्य है जैसे कि जो भी रेशेदार भोज्य पदार्थ हो गए वो मोटा चारा के अंतर्गत आते हैं। और वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में आंत में क्या होता है कि क्या होता है, मल का त्याग बहुत ही आसानी से करवाते हैं। और दूसरी बात, पानी को संरक्षित रखते हैं, यानी कि पानी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होता है, यानी कि उसमें पानी की मात्रा आपके बॉडी में बनी रहती है लगभग। तो ये होते हैं रुक्षांश या मोटा चारा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा पोषण भोज्य के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य इसका ऊर्जा प्राप्ति, और दूसरा शरीर निर्माण, तीसरा है आपका रोगों से रक्षा। तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है ना। और सेकंड जो आपका है शरीर निर्माण, तो शरीर का निर्माण जल, प्रोटीन तथा खनिज लवण से होता है। और रोग से रक्षा, विटामिन्स होते हैं और रुक्षांश होते हैं। जैसे कि आप सभी इस समय देख पा रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हम लोग क्या करते हैं, लोग कह रहे हैं कि अपनी प्रतिरक्षा थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ाइए है कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसमें हम इस्तेमाल क्या करते हैं, उसमें हम विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि विटामिन सी, तो यहाँ पे रोगों से लड़ने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता हो रही है ना। और रुक्षांश, ये मान लीजिए फाइबर है, तो फाइबर क्या करता है, आपके शरीर में वाटर को मेंटेन रखता है, और ऐसा वो आंत वाले जगह पे करता है, सभी जगह नहीं। बाय द वे सभी जगह इसका इफेक्ट होता है, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, कभी कभी होता है ना कि यार बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभाव पड़ गया और यहाँ प्रभाव कम पड़ा, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आंत में डालता है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है आंत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जैसा कि दे रखा है, भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। ठीक है ना। तो 7 मुख्य अवयव कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और मोटा चारा या रुक्षांश। आइए फिर से हम लोग देखते हैं भोजन में मुख्यतः कौन कौन से अवयव होते हैं।
तो यहाँ पर 7 अवयव दिए गए हैं जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और मोटा चारा। तो हम इसमें एक एक करके प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा, भोजन में 7 मुख्य होते हैं और यह वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह अक्सर करके पूछा जाता है कि भोजन में कुल मुख्यतः कितने अवयव होते हैं। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, भोजन में मुख्यतः टोटल 7 अवयव होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और मोटा चारा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे खनिज लवण के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और 1 बाय 1 हम वसा, प्रोटीन्स ऐसे ऐसे अध्ययन अपना आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ लेने चाहिए, उसमें आपको जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाजरा है, केला है और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि हमको दुनिया भर के भोज्य पदार्थ हैं जो जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इवन बहुत से भोज्य पदार्थ हैं। और तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इसमें कार्बन उपस्थित है। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यह एक कार्बनिक पदार्थ है, अर्थात इसमें कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ पे फार्मूला में जैसा कि आप देख पा रहे हैं C6H12O6। ठीक है ना। तो यहाँ पर C उपस्थित है ना, इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है। और आगे देखते हैं, शरीर के निर्माण में यह 1% प्रतिशत भाग लेता है, यानी कि यदि शरीर का ग्रोथ कर रहा है या जो भी उसमें डेवलपमेंट कर रहा है, जो भी इसका योगदान है कार्बोहाइड्रेट का, वह केवल 1% का ही उसमें योगदान अपना प्रदान करता है। ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात जो होता है 1:2:1 का होता है। यानी कि यदि इसमें एक कार्बन यदि है तो 2 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है। और 1 क्या होगा, ऑक्सीजन। और यदि यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन होगा। ठीक है ना। और 6 का 2 गुना होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का अनुपात 2 है। तो यानी कि 12 हाइड्रोजन होगा, 6 कार्बन होगा और पुनः 6 ऑक्सीजन होगा। क्लियर। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है। और इसका रेशियो कितना है, 1:2:1। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तो हमने देखा था यहाँ पे कि भाई ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें क्या चाहिए, तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। तो यहाँ भी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। और यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार का होता है, वह होता है 3 प्रकार का। देखिए अजीब विडंबना है कि एक तो बेचारा छोटा सा 1 ग्राम है। ठीक है ना। मान लीजिए यह है कार्बोहाइड्रेट आपका और यह है 1 ग्राम। ठीक। और 1 ग्राम में भागीदारी करने के लिए 3 लोग आ गए हैं, और वो हैं कौन कौन, देखिए पहला है बेचारा मोनोसैकेराइड एंड दूसरा होगा आपका डाइसैकेराइड। मोनो मतलब 1 होता है और डाई मतलब 2 एंड पॉली मतलब 2 से ज़्यादा। ठीक है ना। तो पहला होता है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो इसमें जो मोनोसैकेराइड आपका होता है ना, तो यह सबसे सरल शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के मात्र 1 अणु होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। और यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज क्या है ना, यह ग्लूकोज का 1 अणु है। क्लियर। यह ग्लूकोज का 1 अणु है। ठीक। यह ग्लूकोज का 1 अणु है और यह फ्रक्टोज का 1 अणु है और यह गैलेक्टोज का 1 अणु है। और यदि हम 2 ग्लूकोज को मिला दे आपस में, मान लीजिए यह ग्लूकोज बना हुआ है, 1 अणु ग्लूकोज का है,
और 2 ग्लूकोज को आपस में हम जोड़ दें, मान लीजिए है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फिर ग्लूकोज जोड़ दें, तो यह बन जाएगा डाइसैकेराइड। क्लियर? या ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दें तो भी 2 मॉलिक्यूल्स बन गए ना, तो यह हो जाएंगे डाइसैकेराइड। या हम फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज को जोड़ दें तो भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स से जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर बना है 2 मॉलिक्यूल्स की योग से बना है, कौन कौन सा, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, तो भी डाइसैकेराइड के अंतर्गत आएंगे, है ना। और यदि हम 2 से अधिक किसी को भी मिला दें तो वह बन जाएगा पॉलीसैकेराइड, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, दो कम से कम 2 से अधिक तो होना ही चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो 2 से अधिक यदि हो गया यानी कि कम से कम 3 हो गया, तो भाई 3 बार यदि ग्लूकोज मिल गया आपस में तो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड में ढेर मिला के गोली आ गए पॉली, यानी कि 3 कर लीजिए आप, आपका मन किया सैकड़ों कर लीजिए, क्योंकि हम 3 बता रहे हैं, कोई झगड़ा कर लेगा भाई, ये तो 3 ही क्यों बता रहे हैं, हम तो 10-12 रखेंगे या 100-200 रखेंगे, आप रख लीजिए ना, उसको पॉलीसैकेराइड बोल देंगे क्योंकि वो 2 से ज़्यादा है। और इसी प्रकार कोई बोलेगा कहें हम ग्लूकोज ही कहें रखें, कहेगा कि नहीं भाई फ्रक्टोज भी रखेंगे, गैलेक्टोज भी रखेंगे, भाई तुम रखो, तुम्हारा मन है तुम रखो। यदि 2 से ज़्यादा हुआ तो हम कह देंगे तुम पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हारा मन, तुम 1 ग्लूकोज रखो या 1000 ग्लूकोज रखो, या ग्लूकोज में 2-4 गो फ्रक्टोज मिला दो, और दोनों को मिलाने के बाद नहीं मन भरा है तो गैलेक्टोज भी मिला दो, तो हमारे कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 से ज़्यादा हुए कि नहीं, तो सीधे हम बोल देंगे ये पॉलीसैकेराइड है। यदि कौनों भी मॉलिक्यूल्स मिलाएं, चाहे गैलेक्टोज मिलाएं या फ्रक्टोज मिलाएं चाहे ग्लूकोज, यदि टोटल मैक्सिमम 2 ही मॉलिक्यूल्स मिलाएं हैं तो हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। और केवल हमारा 1 मॉलिक्यूल्स है तो भाई इसे तो हम बोलेंगे मोनोसैकेराइड। क्लियर? तो हमारे मोनोसैकेराइड में कौन कौन से आते हैं, तो मोनोसैकेराइड में हमारे आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, और यह बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करता है यह, है ना। तो तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, तो इन सब का यूज क्या है, अब देखिए यूज क्या है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो यूज इस प्रकार है कुछ कि भाई आप लोग का है, आप लोग का हर बंदा अभी धूप चल रहा है, धूप में से दौड़ते दौड़ते आया, कहा नहीं मेरे को तुरंत चाहिए पानी चाहिए, या मेरे को तुरंत एनर्जी चाहिए, एनर्जी, पानी छोड़िए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ देंगे, क्या एनर्जी कोई सी बाटल में भर के रखे हैं क्या आप, या किसी जेब में भर के रखे हैं, निकाल कर ले भाई तू ले, तू भी एनर्जी ले, कोई और बोला उसके साथ वाला हाँ यार मुझे भी चाहिए, तू भी ले एनर्जी, तो क्या ये क्या है सब, तो आप नहीं दे सकते ना। तो ग्लूकोज बेचारा, अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की डिब्बी खोलेंगे और ग्लूकोज को हम दे देंगे, और ग्लूकोज को पानी में घोलकर हम देते हैं, तो होता क्या, क्यों देते हैं, तो देते हैं इसलिए हैं तुरंत एनर्जी प्राप्ति के लिए हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, बात समझ में आई। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तुरंत एनर्जी के लिए हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है यह, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है, ध्यान दीजिएगा, जो फ्रक्टोज होता है ना बहुत मीठा वाला शर्करा होता है जो फलों में पाया जाता है। फल देखकर तो सभी लोग सोचते हैं भाई 2-4 गो मिल जाए, तो आम मिल जाए, इस समय आम का सीजन चल रहा है, 2-4 गो फल मिल जाए तो हम भी खा लें, है ना। तो सबसे ज़्यादा मीठा होता है और उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, फल है, फल फ से तो फ्रक्टोज भी फ से, क्लियर, फल फ से है तो फ्रक्टोज भी फ से ही है ना। और फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, तो फल में पाया जाता है। सबसे मीठा क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है, ठीक है ना, सबसे मीठा शर्करा क्या है, फ्रक्टोज है भाई, ठीक। राइबोज नामक शर्करा कहाँ पाया जाता है, डीएनए तथा आरएनए में, ध्यान दीजिएगा, राइबोज नामक जो शर्करा होता है वह डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा मोनोसैकेराइड, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड क्या होता है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, डाइसैकेराइड में क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज अभी बेचारा हो गया केवल और केवल 1 मॉलिक्यूल, फ्रक्टोज यह भी 1 मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है ना।
तो इधर का जो इतना वाला खंड है ये है अपना एक मॉलिक्यूल, ये वाला खंड है एक मॉलिक्यूल, और ये वाला खंड है पूरा एक मॉलिक्यूल। तो यदि हम किन्हीं किन्हीं कोई भी दो उठा लें कम से कम, तो यदि दो को मिला करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो अपना हो जाएगा डाइसैकराइड। तो आगे बढ़ते हैं। यह शर्करा दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। यह मोनोसैकराइड की तुलना में जटिल होता है। क्यों भाई? जटिल तो है ना, पहले तो एक था, अब तो दो मिल गए हैं। कम से कम दो ग्लूकोज, या कम से कम एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, या एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। बात समझ में आ रही है ना? तो ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि भाई यदि हम ग्लूकोज में फ्रक्टोज मिला देंगे तो क्या बनेगा डाइसैकराइड। कौन सा डाइसैकराइड बनेगा? तो वह बनेगा सुक्रोज, ठीक है। और यदि हम गैलेक्टोज में ग्लूकोज को मिला दें तो यह बनेगा लैक्टोज, और यदि ग्लूकोज में हम ग्लूकोज को ही मिला दें तो माल्टोज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यह है बेचारा ग्लूकोज, ग्लूकोज एक डिब्बा में रखा हुआ है, और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। अब इसमें क्या है आपका, इसमें है फ्रक्टोज, इसमें है गैलेक्टोज है, और इसमें है फिर ग्लूकोज, ठीक है ना। यदि हम ग्लूकोज को उठा करके ग्लूकोज में डाल दिए तो क्या बना? माल्टोज बन गया। अब यदि हम फ्रक्टोज को उठा करके ग्लूकोज में डाल दिए तो सुक्रोज बन गया, ठीक। और यदि हम गैलेक्टोज को उठा करके ग्लूकोज में डाल दिए तो क्या बन गया? लैक्टोज बन गया। क्या बन गया? लैक्टोज, ठीक है ना। तो सब में बेस मटेरियल जो है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम क्रमशः फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को मिला करके देख रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है हमें, या कौन सा मटेरियल बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम होता है सुक्रेज, छोटी आंत से निकलता है कौन? सुक्रेज है। छोटका वाला आंत हो गया, और छोटके आंत में से कौन सा निकल रहा है? सुक्रेज एंजाइम निकल रहा है। तो क्या करेगा वो जाएगा ना, तो सुक्रोज को तोड़ देगा, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है? तोड़ने वाला काम होता है कि नहीं? यानी फूट गया है मेरे अंदर, तो भाई तोड़ो उसको, तोड़ो तोड़ो, तोड़ करके उसको एकदम निचोड़ दो, बेचारे को खत्म कर दो, पीस दो, है ना। तो अब यहाँ से सुक्रेज निकला है, तो सुक्रोज जो भी आपके पेट में जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ पाया जाएगा। तो उसमें एक सुक्रोज भी पाया जाता है आपका। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए तो सुक्रेज ही आएगा ना। अब ये थोड़ा ही ना है, जैसे कि हमको तोड़ना है, पत्थर तोड़ना है, तो पत्थर को क्या हम चाकू से काट देंगे? नहीं काटेंगे ना। तो प्रत्येक चाकू से कटेगा नहीं, वह हथौड़ी से टूटेगा या और भी बड़े इंस्ट्रूमेंट से टूटेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी चीज़ से तोड़ देंगे, चाकू से काट देंगे, है ना। तो प्रत्येक पर्टिकुलर वस्तु के लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तभी हम उसको तोड़ सकेंगे। तो इसमें जैसे सुक्रोज है, तो पर्टिकुलर सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रोज एंजाइम सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। सुक्रोज एंजाइम का श्रावण होता है, यानी कि श्रावित होता है। तो सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ देता है, और लैक्टोज को लैक्टेज तोड़ता है ना। तब माल्टोज को माल्टेज तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, माल्टेज को कौन तोड़ रहा है? माल्टोज को कौन तोड़ रहा है? माल्टेज तोड़ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक मिनट, हाँ, 1 सेकेंड। तो ध्यान दीजिएगा, तो माल्टोज को कौन तोड़ रहा है? माल्टेज। तो सामान्य प्रयोग में आने वाला चीनी सुक्रोज का बना होता है। ध्यान दीजिए, जो हम चीनी खाते हैं ना, और सुक्रोज का बना होता है। यानी कौन कौन सा मिक्सर उसमें भाई? फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज तो मैंने बोला सब में पेरेंट होगा, यानी कि सब में रहेगा मिक्स। और फ्रक्टोज है, और ये कहाँ पाया जाता है? फलों में। तो गन्ना क्या होता है? फल ही तो होता है ना। गन्ना क्या होता है? फल होता है। तो भाई फ्रक्टोज निकाला गन्ना से, और उसमें ग्लूकोज मिला दिया, क्या बना दिया उसको? सुक्रोज बना दिया, ठीक। तथा चुकंदर में भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। चुकंदर भी एक प्रकार का फल है ना भाई, तो उसमें भी तो फ्रक्टोज होगा,
चुकंदर और गन्ना का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं चीनी बनाने में। ठीक है, तो हमने क्या पाया यहाँ पे, गन्ना से या चुकंदर से हम फ्रक्टोज निकाल लिए। ठीक है ना, उनको क्या किए, ग्लूकोज मिलाएं। अब यूं कहा जाए कि गन्ना और चुकंदर में ना क्या होता है कि उसको हम सुक्रोज ही बोलते हैं। दैट मीन्स उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों का मिक्सअप होता है। ठीक है ना, तो सीधे से हम क्या करते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं क्या, सुक्रोज, और उसको कंपनी वाले बड़े बड़े चीनी के बंडल बना देते हैं, जैसा कि हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, तो चीनी के बंडल बना देते हैं। छोटा सा रस होता है, उस रस को चीनी का बंडल छोटा छोटा पैकेट्स बना देते हैं, और सभी लोग अपना इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको सुक्रोज। ठीक है, और हाँ, आगे देखिएगा, दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज का। एवं केसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो उसमें कौन सा, दूध में देखिए केसिन प्रोटीन होता है और लैक्टोज शर्करा होता है। क्या होता है, केसिन प्रोटीन और लैक्टोज शर्करा होता है दूध में। यदि ध्यान दीजिएगा, डाइसैकेराइड के अंतर्गत है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यह है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई एक फ्रक्टोज पेंटागन आपका है, ग्लूकोज हेक्सागन, एंड गैलेक्टोज भी हेक्सागन है। ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है, दोनों हेक्सागन, यानी कि इसमें 6 गो कार्बन है, इसमें 5 गो कार्बन है, क्योंकि ऐसे 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 बना है। तो इस तरह की संरचना होती है पेंटागन या पंचभुज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो पांचों भुजाओं के यहाँ पे टिप पॉइंट पे जो होता है ना, ये कॉर्नर पे कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन होता है यहाँ पे। तो ग्लूकोज के लिए हेक्सागन यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ये है। तो माल्टोज बनाने के लिए मेरे को ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलाने चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दो ग्लूकोज मिला है आपस में, तो ग्लूकोज देखने में ऐसा लग रहा है, तो दोनों ग्लूकोज आपस में मिला दिए गए, तो क्या बना, माल्टोज, जैसा कि पीछे आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, दो ग्लूकोज मिले, क्या बना, माल्टोज। और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि यूँ समझ लो कि गन्ना गन्ना समझ लो या चुकंदर समझ लो। ठीक है ना, तो गन्ना या चुकंदर समझ लिया मैंने। तो वहाँ पे क्या मिला मुझे, सुक्रोज, गन्ना या चुकंदर में, जैसे कि चीनी बनती है, सिंपल भाषा में मान लीजिए चीनी बनती है, तो सुक्रोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज आपका यहाँ पे है, और गैलेक्टोज को जब मैंने मिलाया तो लैक्टोज बन गया। ठीक, ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया, माल्टोज। और सुक्रोज के लिए आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं, तो भैया गन्ना वाला जो पोर्शन हो गया, गन्ना या चुकंदर, यानी कि जिससे चीनी बनती है, उसको हम सुक्रोज बोलेंगे, या चीनी को सीधे सुक्रोज बोल दीजिए ना। ठीक, और लैक्टोज में ग्लूकोज तो बेस है, ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, और गैलेक्टोज रहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं पॉलीसैकेराइड पे। ठीक है ना, यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं, जैसे कि काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च, स्टार्च को हम मंडी के नाम से भी जानते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। तो हमने बताया था पॉलीसैकेराइड में कम से कम 3 अणु होने चाहिए मोनोसैकेराइड के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यह है आपका सुक्रोज। ठीक है ना, तो सुक्रोज में जैसा कि पीछे आपने पढ़ा डाइसैकेराइड में कि ग्लूकोज और किससे बनता है भाई, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सर से सुक्रोज बनता है। बाय द वे यह तो आपका डाइसैकेराइड का है। और यदि इसी में हमने क्या किया, एक और फ्रक्टोज को ऐड कर दिया, ठीक है ना, एक और फ्रक्टोज को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। और पॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर बिल्कुल जटिल होती जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई पहले यहाँ पर एक मालिक्यूल था, तो चलो ठीक है यार, एक ही मालिक्यूल था, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में भी आसान है, हल्का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर एक को और इसके साथ लगा दिया, दोस्ती करवा दिया दोनों का, अब वो मिलके बना लिए सुक्रोज। अब इनकी दोस्ती और प्रगाढ़ हुई, 1-2 बंदे और आपस में जोड़ लिए, तो क्या हो गए, वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ गए हैं।
तो जब पॉलीसैकेराइड हो गए तो भाई देखा गया कि अरे यार ये तो दिन पर दिन जटिल होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, है ना, दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो आपका संरचना होता है पॉलीसैकेराइड वाला बिल्कुल जटिल होता है, जटिल होता जाता है, यानी कि बहुत से मॉलिक्यूल उसमें जुड़ते जाते हैं, कौन से, मोनोसैकेराइड के। क्लियर। तो पौधे में ग्लूकोज, जो पौधे होते हैं उनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का बहुलक है, यानी कि पौधे तो बनाते हैं ग्लूकोज लेकिन उसको रखते हैं ना अपने घर में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। और जो, यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्टार्च होता है वह ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी कि ढेर सारे ग्लूकोज इकट्ठे होते हैं, तो वो हो गया आपका स्टार्च का बहुलक। तो कौन है स्टार्च का बहुलक, जो स्टार्च बना रहा है, तो ढेर सारे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है स्टार्च का बहुलक, ठीक है ना। तो स्टार्च को हम अल्फा ग्लूकोज भी बोलते हैं, अल्फा ऐसे एंड ग्लूकोज, 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 स्टार्च को हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना। तो एक इसे देखिएगा आप, यह बिल्कुल जटिल संरचना है। तो ऐसे ही यदि हम बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूल तो पॉलीसैकेराइड की संरचना जटिल होती जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्च जो होता है आपका आयोडीन के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है, और वह इस तरीके से किया जाता है कि यदि हम आयोडीन में स्टार्च को डालें तो आयोडीन का जो कलर होता है ब्लैक या फिर ब्लू हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, यह होता है स्टार्च की वजह से। तो आयोडीन का परीक्षण करना हुआ तो हम उसमें थोड़ा सा स्टार्च डालेंगे तो हमारा कलर कैसा आएगा, काला या नीला, ठीक। अब स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्च होता है वह जल में नहीं घुलेगा। और जो कैप्सूल होता है, यानी कि जो हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हो गया कैप्सूल, तो मेडिसिन जो खाते हैं, ये जो ऊपर वाला कवर है ना, रेड वाला कवर या फिर ब्लू वाला कवर, जो ढक्कन होता है जिसके अंदर कैप्सूल के अंदर मेडिसिन भरी होती है ना, तो कैप्सूल का जो ऊपरी वाला खोल है वह भी स्टार्च का ही बना होता है, ठीक। हाँ, और कीटों की त्वचा तथा बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। जो कीट पतंगे हो गए ना, उनका बिल्कुल बाहर वाला कंकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की छाल वो सेलुलोज की होती है। पेड़ पौधों की जो छाल उचाड़ते हैं, जैसे कि नीम का छाल हो गया, और भी दुनिया भर के पौधे हैं, वृक्ष हैं, तो उनकी जो छाल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है, एक तंतु आहार है जिसे जानवर तो बचा लेंगे, लेकिन मानव खाया या सूअर खाया तब तो वह पचा नहीं पाया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कभी खाने का प्रयास मत करिएगा, अन्यथा फिर डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो सेलुलोज क्या होता है, मानव तो पचा नहीं पाता और सूअर भी नहीं पचा पाता, बिल्कुल स्पेशल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेलुलोज को कोई जानवर खा लिया, सूअर और मानव को छोड़ करके, क्योंकि मानव भी एक प्रकार का जानवर ही है ना भाई, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत सभी लोग पढ़ते हैं, इतना तो ध्यान देना ही चाहिए, सबको पता ही होगा। तो मानव और सूअर को छोड़ करके यदि किसी ने भी सेलुलोज को खा लिया तो वह पचा नहीं पाएगा। और सेलुलोज होता क्या है, एक रेसादार आहार होता है, ठीक है ना, रेसा होता है, रसदार नहीं रेसा होता है, एक्चुअली मिस्टेक है यहाँ पे। तो रसदार मत समझिएगा, रसदार सुनकर तो मन में पानी आ गया होगा यार, मतलब रसदार यार मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रसदार पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो बीटा देखिए ऐसे बनता है, बीटा है ना, बीटा, बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक। तो सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टार्च को हम क्या बोलते थे, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च को हमने क्या बोला था, अल्फा ग्लूकोज हमने बोला था स्टार्च को, ठीक है ना। और सेलुलोज को बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज को क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज। अनाज के बाहरी परत में स्टार्च रहता है, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है।
क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया यह गेहूं, ठीक है ना, गेहूं के बाहरी परत जो उसका छिलका होता है, कह लीजिए छिलका, जो छिलका होता है उसमें होता है आपका स्टार्च, छिलका पे हो गया स्टार्च, ठीक है। और उसके अंदर जिसका हम लोग आटा खाते हैं, जैसे कि गेहूं का जो आटा आता है पिसा करके, ठीक है, गेहूं पिसा गया, आटा बन गया, तो उसको पहले हम चालते हैं ना, तो चाल करके जो छिलका होता है उसको बाहर फेंकते हैं, तो हाउ जो छिलकवा होता है ना, वो होता है आपका स्टार्च। स्टार्च को हमने फेंक दिया बाहर, ठीक है, और हमने कहा खाया कार्बोहाइड्रेट, जो गुद्दा होता है उसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अर्थात चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट। और चोकर जो होता है ना, भैंस खाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेड़ हो गया, इसका छिलका या छाल कह लीजिए किसका होता है, सेलुलोज का। ये काय चीज़ का बना होता है, कैप्सूल का खोल स्टार्च का बना होता है। और जो गेहूं का ऊपरी परत है ना, ऊपरी परत जिसे हम छिलका बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, पिसा जाने के बाद गेहूं को, वो काय चीज़ का बना होता है भाई, वह होता है स्टार्च। और जो गेहूं का आटा दिख रहा है ना, है जो आप देख रहे हैं आटा, तो आटा जो है आपका वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वसा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फैट। आप ही नहीं, सभी लोग बोलते हो भाई फैट, इसका जेन्युइन नाम है फैट, ठीक है, कुछ मत तुझेगा, हम ही बोलते हैं फैट। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। यह कार्बनिक होता है, शरीर के निर्माण में 15% पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। यह भी कार्बनिक होता है भाई, इसमें भी कार्बन पाया जाता है, यानी जो भी इसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी कार्बन पाया जाएगा। और शरीर के निर्माण में 15% पार्टिसिपेशन होता है इसका, यानी कि 15% भाग लेता है शरीर के निर्माण में। कौन, वसा। और ये मछलियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना यार, मछली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मैंने बोला कि शरीर के निर्माण में 15% भाग लेता है, यानी कि वैसे तो भाग तो बहुत ले रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि मतलब मछली हुई पकड़ के खाना शुरू कर दे, ज़्यादा ज़्यादा मछली ही खाएं, मछली ही खाएं, तो पूरा शरीर मछली हो जाएगा भाई। मछली इतना भी ज़्यादा ना खाओ, ठीक है ना। तो सब कुछ खाना चाहिए। तो इसमें मतलब मेजोरिटी में बताया गया कि मछलियों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वह वसा में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, वासा नहीं वसा होना चाहिए था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, कि जो मोटे हो जाते हैं कुछ लोग, तो होता है क्या है, वो बेचारे क्या करते हैं, इतने अच्छे इंसान होते हैं कुछ लोग, तो ऐसा भी करते हैं कि चलो यार हम खा खा के बैठ रहे हैं खा खा के, और कहते हैं कि हम मोटे हो गए, मोटे हो गए। यार मोटे नहीं हो गए तो क्या हो गए, देखो ना, इसमें साफ साफ है कि कार्बोहाइड्रेट का है ज़्यादा हम ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं तो ज़्यादा ले रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा है उसमें, मतलब जो भी आपके खाद्य पदार्थ से हमने क्या किया, भोज्य पदार्थ से जो भी हमने पोषक पोषण लिया, तो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। लेकिन यार बोरे में भर रहे हो तुम ज़्यादा से ज़्यादा पोषण, तो बाहर भी तो रिलीज होना चाहिए या उसका यूज होना चाहिए। जब बोरा में भरोगे, रिलीज नहीं करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे उसका, तो क्या होगा, बोरा का साइज बढ़ेगा ना, तो पेट बढ़ जाएगा ना उसका, मोटा हो जाएगा, पेट निकल जाएगा, चर्बी हो जाएगी, कहेगा यार इतना चर्बी हो गई, घट नहीं रहा है मेरे को। यार जब ज़्यादा ज़्यादा बढ़ गया तो कहाँ से घटेगा, जब तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्सरसाइज करो, घट जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर वो वसा में बदल जाता है और इंसान की हालत हो जाती है खराब, फिर वह कुछ नहीं कर पाता है, फिर वह मेडिसिन के भरोसे हो जाता है, ठीक। तो हमें सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। यदि 1 ग्राम वसा टूटने लगे तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा देगा, यानी कि 1 ग्राम वसा को हमने ऑक्सीकरण किया या बॉडी ने ऑक्सीकरण किया, तो वह 9.3 कैलोरी ऊर्जा देगा। वसा, ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल एक एस्टर होता है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका वसा है, ये ग्लिसरॉल तथा वसी एसिड, वह एस्टर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हटाते हैं पहले, हाँ, तो एस्टर होता है। तो ऊँट, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक, ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। तो कुबड़ तो सबने देखा होगा ऊँट वाला, तो उसमें क्या होता है, वसा पाया जाता है कुबड़ में। सोचेगा मत का भरा रहता है उसमें, ईंट पत्थर नहीं होता उसमें, वसा होता है, इसलिए बिल्कुल वो लचकदार होता है, ठीक है ना। वसा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा शरीर में जो चोट लगती है ना
उनसे भी बचाव रखता है और त्वचा को सुंदर भी बनाता है। और विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान दीजिए, वसा में घुलनशील क्या होता है? तो विटामिन होता है। विटामिन्स वसा में घुलनशील होते हैं और वो है आपके विटामिन ए एंड विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, ए और डी। विटामिन्स क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो आगे बढ़िए, प्रोटीन्स पे आते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके? तो यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। आपने देखा कि सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उपस्थित था ही, लेकिन उसके साथ अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि इसमें एक और एलिमेंट आपका जुड़ गया है जो कि है नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि आपका है क्या? नाइट्रोजन है, ठीक है ना, से मिलकर बना होता है। अतः यह नाइट्रोजनी पोषक है। तो भाई यदि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी जुड़ गया तो इसे हम बोलेंगे नाइट्रोजनी पोषक, ठीक। और जो प्रोटीन होता है वह नाइट्रोजनी पोषक के नाम से भी जाना जाता है। और किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और उसके बाद नाइट्रोजन भी इसमें जुड़ा होता है, तभी तो नाइट्रोजनी पोषक हुआ। और प्रोटीन तभी बनेगा जब इन तीनों के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो एसिड से होता है, जिनमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड तो आपके बॉडी में ही पाए जाते हैं और हमें 10 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं बाहर से लेने पड़ते हैं। भाई बाहर से इसलिए क्योंकि बॉडी में तो 10 ही पाए जाते हैं, तो और तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि उन 10 की भी तो आवश्यकता है हमारे शरीर को। तो बाहर से जब आवश्यकता पड़ती है तो भाई कोई खाना खाता है, बोलता है कि नहीं इसमें, इस भोज्य पदार्थ में इतना प्रोटीन है, उस भोज्य पदार्थ में इतना प्रोटीन है, तो किस भोज्य पदार्थ में कितना प्रोटीन है तो अध्ययन के बाद ही पता चलता है और उसको लोग ग्रहण करते हैं, जिससे शरीर में तो 10% तो प्रोटीन, 10 प्रकार के अमीनो एसिड तो पाए जाते हैं, लेकिन 10 और चाहिए तो 10 और की पूर्ति हो जाती है। जो अच्छे भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उनकी प्रोटीन की पूर्ति अच्छे से होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है आपका शरीर के निर्माण में 15% किसका योगदान होता है? प्रोटीन का। वसा का कितना होता है? 15%। प्रोटीन का कितना होता है? 15%। सभी प्रकार के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन को आप एंजाइम कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं आपके, हाँ, तो प्रोटीन जो आपके होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। और प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है भाई? तो ध्यान दीजिए, प्रोटीन की कमी से मरासमस तथा क्वाशिकार्स, मरासमस और क्वाशिकार्स नामक बीमारी होती है। और मांसपेशी में आपका मायोसिन प्रोटीन होता है। म से मांस और म से मायोसिन, याद करने का थोड़ा सा तरीका है। म से मांस और म से मायोसिन नामक प्रोटीन होती है। किसमें? मांसपेशी में आपकी मांसपेशी में जो होती है मायोसिन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है ना। मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है भैया? केसीन होता है। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटामीन। और खून में, रक्त में ग्लोबुलिन, इतना, केवल ग्लोबुलिन। तथा कीटों के वाहक कंकाल में कैरोटीन। तो जैसा कि पहले भी आपने देखा था, कीटों का जो वाहक कंकाल बना होता है वो कैरोटीन का होता है, ठीक है ना। और आपके ब्लड में कौन सा होता है? ग्लोबुलिन होता है। और गेहूं में ग्लूटामिन, दूध में केसीन। प्रोटीन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, प्रोटीन जो होता है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो शाकाहारी में यूँ कहा जाए तो आपका जो हो गया दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, ठीक है ना, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मांस में तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो मांस में भी और साग सब्जियों में भी प्रोटीन आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सा कर रहे हो। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप ये खाओ वो खाओ, तो
आप तो वैसे ही समझ गए हैं कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आज आप आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट भी करिएगा कि हमें कौन कौन से वीडियो अभी अपलोड करने हैं और कौन से आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बाय द वे, और भी जो कुछ वीडियो हमने पहले दे रखा है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले का वीडियो समझ में आ जाए। थैंक यू।